तो प्रतियोगिता के आधार पर जैसे कि हमने चर्चा की थी कि बाजार को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी हैं? एक तो है पूर्ण प्रतियोगिता, एक है एकाधिकार और एक है अपूर्ण प्रतियोगिता। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता। और अपूर्ण प्रतियोगिता को भी 3 भागों में बांटा जाता है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और द्वयाधिकार। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम केवल चर्चा करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में कई चीज़ें हम आगम वक्र हमने पढ़ा था ना, तो वहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा कर भी चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र किस प्रकार का होता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। एक सारणी भी है, वो भी हमने वहाँ पर पढ़ ली थी, जो डायग्राम है वो भी हमने वहाँ पर पढ़ लिया था, बस हम उसको यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। तो बच्चों, हमने जब पूर्ण प्रतियोगिता की बात की थी तो हमने कहा था कि पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं, और जो विक्रेता होते हैं वो समरूप वस्तुओं को बेचते हैं। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्में होती हैं उसका एक समूह होता है जिसे कि उद्योग कहते हैं। तो फर्में हैं वो स्वयं कीमत निर्धारित नहीं कर सकती, बल्कि कौन निर्धारित करता है? उद्योग। और उद्योग में भी कैसे होते हैं? मांग और पूर्ति के आधार पर कीमतों का निर्धारण किया जाता है। फर्में केवल क्या करती हैं? उसी कीमत का अनुसरण करती हैं। यदि वो कीमतों में बदलाव कर देती हैं तो उनकी मांग मात्रा शून्य हो जाती है। कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा? यहाँ पर हमने बात की थी कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो AR और MR वक्र है, औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र है, वो X अक्ष के समानांतर पूर्णतः लोचदार होते हैं, हमने बात की थी ना। और मांग और पूर्ति के आधार पर उद्योगों में क्या होता है? कीमतों का निर्धारण। फर्म केवल उसी कीमत को स्वीकार करती है, इसलिए उसे कीमत स्वीकारकर्ता भी कहते हैं। यही सारी चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई है कि समरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि क्रेता और विक्रेता है, उनको क्या होती है? आपस में संपूर्ण जानकारी होती है कीमतों की। यदि कीमतों में थोड़ा सा भी परिवर्तन करती है कौन? विक्रेता, तो क्रेता अपनी मांग को वहाँ पर शून्य कर देते हैं, तो इसलिए वो पूर्ण प्रतियोगिता नहीं रह पाती। समझ में आया? पूर्णतः लोचदार क्या होता है? औसत आगम और सीमांत आगम वक्र होता है। बस यही सारी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो आइए देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में। बाजार की वह अवस्था जहां क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। दोनों पक्षों में क्या होती है? बाजार की संपूर्ण जानकारी होती है। दोनों में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक संबंध होते हैं। बाजार की संपूर्ण जानकारी होती है दोनों पक्षों को, जिससे बाजार में स्वतंत्र और पूर्ण प्रतिस्पर्धा विद्यमान रहती है। ठीक है, समस्त बाजार में वस्तु विशेष की एक ही कीमत प्रचलित होती है और उसी कीमत पर क्रेता विक्रेताओं से वस्तुओं को खरीदते हैं। समस्त बाजार में वस्तु विशेष की एक ही कीमत होती है। यह एक काल्पनिक धारणा है बच्चों, हमने पहले भी कहा था ऐसी कोई धारणा रियलिटी में पाई नहीं जाती है। एक कल्पना है कि जहाँ पर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता हैं, एक ही कीमत पर क्या कर रहे हैं? बाजार में वस्तुएं बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं और सारी वस्तुएं कैसी हैं? समरूप है। तो ये कैसी धारणा है? एक काल्पनिक धारणा है जिसका विवेचन किया जाता है। इसके बाद क्रेता और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होने के कारण वस्तु विशेष की कीमत को कोई भी फर्म प्रभावित नहीं कर सकती। अब इतने सारे क्रेता, इतने सारे विक्रेता होते हैं तो कीमतों को कोई एक फर्म, क्योंकि वो फर्म जो उत्पादन में एक छोटा सा एक सूक्ष्म योगदान होता है उसका, क्योंकि फर्में बहुत सारी होती हैं, तो वो फर्म कीमत को प्रभावित ही नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने बताया ना, यदि वो कीमत बदल देगी तो उसकी उत्पादन जो उसकी जो मांग मात्रा है वो एकदम ही शून्य हो जाएगी। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा मांग व पूर्ति के साम्य के द्वारा होता है। हमने पहले भी चर्चा की कि उद्योगों में होता है किसका निर्धारण? कीमत का। किसके द्वारा? मांग और पूर्ति के द्वारा। जैसे कि हम यहाँ पर एक सारणी देख पा रहे हैं कि मांग और पूर्ति की अनुसूची है जिसमें कीमतें दिखा रखी हैं 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब मांग है 10 कीमत पर 100, फिर 20 पे 80, 30 पे 60, 40 पे 40 और 50 पे 20। और यदि हम पूर्ति की बात करें तो 10 पे है 20, 20 पे है 40, 30 पे है 60, 40 पे 80 और 50 पे 100। तो आप भी जानते हैं यदि कीमतें बढ़ती हुई हैं तो मांग कैसी है? घटती हुई। और पूर्ति कैसी है? जैसे कीमतें बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ेगी। आपने मांग का नियम और पूर्ति का नियम तो पढ़ा ही है, तो उसी को फॉलो कर रही है ये सारणी। तो उद्योगों में क्या होता है? यदि हम इसके आधार पर उद्योग का मांग वक्र और पूर्ति वक्र बनाएं तो ये हमारा बनेगा मांग वक्र, ये बन गया हमारा DD और ये बन गया हमारा पूर्ति वक्र SS। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 60 और 60, यहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर हो रहे हैं कितनी कीमत पर? 30 कीमत पर। तो कीमत का निर्धारण क्या हो गया? 30 कीमत। समझ में आया? वो जो कि कहाँ पर होता है? उद्योगों में मांग और पूर्ति के आधार पर। तो ये मांग वक्र बनाया, ये पूर्ति वक्र बनाया। इसके आधार पर ये जो 30 कीमत है यहाँ पर क्या आती है? कीमत ही आती है। और मांग मात्रा कितनी है? 60।
तो 30 कीमत पर, यहाँ पर आप P और Q लिख दीजिए, P एंड Q, 30 कीमत पर 60 मांग मात्रा का निर्धारण होता है। अब इसी कीमत का अनुसरण कौन करती है? फर्म। ये जो कीमत है ना, इसी का अनुसरण फर्म के द्वारा किया जाता है, इसीलिए फर्म का जो मांग वक्र है वो पूर्णतया लोचदार या फिर हम कह सकते हैं एक्स अक्ष के समानांतर, क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, तो ये हमारी कीमत है जो 30 थी, उसी को AR बराबर MR, ये और यही तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही क्यों, ये फर्म है, ये तो क्या है, उद्योग, जहाँ पर क्या हो रहा है, कीमत का निर्धारण। ठीक है, तो उद्योग तो क्या हो गई, कीमत को निर्धारक करता, और जो फर्म है वो कीमत को स्वीकार करती है, इसीलिए वो हो गई कीमत स्वीकार करता। समझ में आ गया बच्चों? तो इसी कीमत को का जो स्वीकार है वो फर्मों को करना होता है। आगे बच्चों समझ में? अब आगे के लिए आप ये देख रहे हो, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर 30 कीमत निर्धारित होती है, तो यहाँ पर 5-5 कीमत हमने पढ़ा था ना पहले, औसत आगम AR स्थिर होता है, MR ये भी क्या होता है, स्थिर होता है, जो कि कैसा बनता है हमारा वक्र फर्म का एक्स अक्ष के समानांतर, जहाँ पर AR बराबर क्या होते हैं, MR होते हैं, और AR ही क्या होती है, कीमत होती है। ठीक है, आगे बच्चों समझ में, जिसमें क्या होती है, फर्में अलग अलग मात्राएं बेचती हैं, कीमत तो यही चलती है इनकी पूर्ण प्रतियोगिता में, केवल उनकी जो मात्रा बेचने वाली जो होती है, बिक्री की मात्रा, वो बदलती जाती है। आगे बच्चों समझ में, इसके बाद है, एक फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं हो सकती क्योंकि उसका कुल उत्पादन में अत्यंत सूक्ष्म योगदान होता है। हमने बात की थी ना कि फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारी फर्में होती हैं, और बहुत सारी फर्में होने की वजह से वो फर्मों का जो उत्पादन है वो बहुत सूक्ष्म होता है, तो वो कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकती। उद्योग द्वारा जो निर्धारित कीमत है उस पर ही फर्म अपनी वस्तु बेच सकती है, वह कीमत निर्धारित नहीं कर सकती। जो उद्योगों में जो कीमत निर्धारित हुई, हमने डायग्राम देखा था, उसी पे ही फर्में क्या कर सकती हैं, कीमतों जो अपनी उत्पादन है उसको बेच सकती है, बिक्री मात्रा को बढ़ा घटा सकती है, लेकिन कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। फर्म का मांग वक्र कैसा होता है, पूर्णतया लोचदार या क्षैतिज होता है, जैसे अभी हमने बनाया था ना इस तरीके से, ये हमारे फर्म का क्या होता है, मांग वक्र होता है पूर्णतया लोचदार। कौन से, किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता में। किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता में। तो बच्चों आपको अच्छे से रट गया होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र पूर्णतया लोचदार, क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है। इसको अच्छे से रट लो और याद कर लो, ठीक है, भूलना नहीं है इसको। आगे देखें, आगे है, कई फर्में मिलकर क्या बनाती है, उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को फर्म को स्वीकार करना पड़ता है, अतः फर्म कीमत स्वीकार करता। हमने बताई ना कि फर्म क्या करती है, कीमत को स्वीकार करती है, इसलिए क्या कहते हैं उसे, प्राइस टेकर। और मात्रा समायोजक, कि भाई कीमत जो उसने स्वीकार की उसी कीमत पर वो क्या कर सकती है, मात्रा को बढ़ा घटा सकती है, इसीलिए मात्रा समायोजक। और उद्योग को कीमत निर्धारक अर्थात प्राइस मेकर कहा जाता है। तो उद्योग तो हो गया प्राइस मेकर, और जबकि फर्में क्या हो गई, प्राइस टेकर। उद्योगों में कीमत का निर्धारण हो गया तो इसलिए वो कीमत निर्धारक करता है या प्राइस मेकर, और फर्मों ने उसी कीमत का अनुसरण किया इसलिए वो प्राइस टेकर या कीमत स्वीकार करता होती है। तो यहाँ पर बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, मतलब इतनी इजी चीज़ों में इजी तरह से बताया है कि किस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योगों में ही मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। फर्में केवल क्या करती हैं, उसको फॉलो करती हैं, उसी फर्म जो कीमत है उसका अनुसरण करती है। आगे बच्चों समझ में। अब आगे के लिए हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषता है। हमने इतनी सारी बातें कर ली पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में, तो इसी में से क्या निकलती है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 2 विशेषताएं बताइए, या 3 विशेषताएं बताइए, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता किससे कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में किस प्रकार से उद्योग द्वारा क्या होता है, कीमत का निर्धारण होता है, और पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। तो आपको पूर्ण प्रतियोगिता की ये जो सारी विशेषताएं लिखी हुई हैं, इन सभी विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। तो कौन कौन सी विशेषता है, सबसे पहली जो विशेषता है जो पूर्ण प्रतियोगिता की, वो क्या है, क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या। क्या होती है, हमने पहले भी बात कर ली कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, परिवहन लागतों की अनुपस्थिति होती है, क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है, फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, फर्म कीमत ग्राही और मात्रा समायोजक होती है, और यहाँ पर गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। तो ये सारी विशेषता किसकी है, पूर्ण प्रतियोगिता की, जिसे कि आपको याद रखना है। और अब हम पढ़ते हैं इनको डिटेल में,
ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रेता और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या, कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं की संख्या और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, इसीलिए विक्रेता क्या होते हैं, उत्पादक बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं और वो क्या कर सकते हैं, कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकते। क्रेता और विक्रेताओं को जो बाजार है उसकी जानकारी भी कैसे होती है, पूरी तरीके से होती है। तो यहाँ पर यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, इसीलिए अकेला विक्रेता या क्रेता मांग या पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि वो सूक्ष्म योगदान रखता है, इसीलिए वो मांग और पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। अगली विशेषता देखते हैं समरूप वस्तुओं का आकार, समरूप वस्तुओं का उत्पादन। तो यहाँ पर जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं वो ब्रांड में, पैकिंग में, हर तरीके से कैसी होती है, एकदम समरूप होती है। इसीलिए जो क्रेता है उनके पास विक्रेताओं के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो अपनी कीमतों को कम कर सकें या अधिक कर सकें, क्योंकि यदि उन्होंने किया तो उनकी मांग क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये है कि फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं समरूप रंग, रूप, आकार, गुणवत्ता, पैकिंग आदि में कैसी होती है, समरूप। और पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं, एक के स्थान पे दूसरी को आसानी से काम में लिया जा सकता है, इसीलिए आड़ी लोच तो पाई नहीं जाती। कैसी होती है आड़ी लोच, शून्य होती है। आड़ी या तिरछी लोच वो होती है जो स्थानापन्न वस्तु में पाई जाती है। तो यहाँ पर वस्तु में पूर्ण प्रतिस्थापन है, इसीलिए आड़ी लोच कैसी होती है, शून्य होती है। कैसी होती है, शून्य होती है। अब थर्ड देखें, तो थर्ड क्या है, प्रवेश व बहिर्गमन की क्या होती है, स्वतंत्रता। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्में हैं वो आसानी से प्रवेश कर सकती हैं उद्योग में और आसानी से उद्योग से निकल भी सकती हैं। तो यदि फर्मों को ये लगता है कि जो फर्में अभी काम कर रही हैं उनको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, असामान्य लाभ हासिल हो रहा है, तो सारी फर्में क्या करेंगी, प्रवेश करने की कोशिश करेंगी। करेंगे नहीं करेंगे, उनको लगा लाभ है तो लाभ से अट्रैक्ट होकर सोचेंगे हम भी यहाँ पर पहुँच जाएँ। ठीक है। और यदि लग रहा है कि वहाँ हानि हो रही है तो क्या जो वहाँ पर जो फर्में हैं वो भी पूर्ण प्रतियोगिता से निकलने की कोशिश करेंगी। इसीलिए क्या होता है कि फर्मों को दीर्घकाल में तो असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि तीनों हो जाती है अल्पकाल में, लेकिन दीर्घकाल में हमेशा फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही होता है, क्योंकि यदि हानि हो रही है तो फर्में बाहर निकल जाती हैं और यदि फर्मों को असामान्य लाभ होता है तो और फर्में आ जाती हैं, जिससे वो असामान्य लाभ सामान्य लाभ में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्मों को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि तीनों हासिल होती है और फर्में आसानी से प्रवेश और बहिर्गमन कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है कि दीर्घकाल में उद्योगों में फर्मों का आगमन व बहिर्गमन करने की स्वतंत्रता, अतः फर्मों को कैसा लाभ प्राप्त होता है, सामान्य लाभ। तो दीर्घकाल में ही होता है संभव, अल्पकाल में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि अल्पकाल समय की छोटी अवधि होती है। तो दीर्घकाल में ही आपस में फर्में क्या कर सकती हैं, आ जा सकती हैं। तो यदि अल्पकाल में लग रहा है कि फर्मों को असामान्य लाभ हो रहा है तो फर्में क्या करेंगी, आ जाएंगी, और भी फर्में क्या करेंगी, प्रवेश कर जाएंगी। और यदि क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो जो पुरानी फर्में हैं वो भी बहिर्गमन कर जाएंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा है, अल्पकाल में यदि असामान्य लाभ है तो नई फर्मों का प्रवेश, अल्पकाल में यदि हानि है तो उद्योगों से फर्मों का क्या हो जाएगा, बहिर्गमन हो जाएगा। तो इस प्रकार फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की यहाँ पर क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। अगला देखें, तो अगला है साधनों की पूर्ण गतिशीलता। यहाँ पर साधन भी क्या होते हैं, पूर्ण गतिशील होते हैं। एक साधन को दूसरे साधन में, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में आसानी से लाया ले जाया जा सकता है और आसानी से मूव ऑन कर जाते हैं। साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। यही यहाँ पर लिखा है कि साधन एक उद्योग से दूसरे उद्योग में, एक स्थान से दूसरे स्थान में पूर्णतः गतिशील होते हैं। इसीलिए तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या हो पाती है, संभव हो पाती है। आगे देखें, आगे की जो विशेषता है वो है क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की संपूर्ण जानकारी होती है। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर क्रेता और विक्रेता बाजार के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं कि क्या कीमतें चल रही हैं। इसीलिए ना तो कोई क्रेता क्या कर सकता है, अधिक कीमत देता है, और ना ही विक्रेता अधिक कीमत ले सकता है। ठीक है बच्चों, तो यही यहाँ पर है कि क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है। क्रेता और विक्रेताओं को प्रचलित कीमत की जानकारी, अतः कोई भी विक्रेता अधिक मूल्य नहीं ले सकता। तो सारे जो क्रेता और विक्रेता वो बाजार की पूरी जानकारी रखते हैं। अब अगला यदि हम देखें तो वह है परिवहन लागतों की अनुपस्थिति। यहाँ पर क्या है, परिवहन लागत अर्थात वस्तुओं को लाने ले जाने की कोई लागत नहीं लगती, वो उसकी बिल्कुल अनुपस्थिति पाई जाती है। इसीलिए तो बाजार में एक ही कीमत क्या होती है, प्रचलित हो पाती है कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने या ले जाने की कोई लागत नहीं होती, अतः वस्तु की कीमत समान रहने की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि परिवहन लागतों की वजह से ही क्या होती है, कीमत में फ्लक्चुएशन आ सकता है, लेकिन यहाँ पर परिवहन लागतें होती ही नहीं है, इसलिए वस्तुओं की एक ही कीमत प्रचलित होती है। परिवहन लागतों की अनुपस्थिति के कारण ही पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की जा सकती है। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि समान कीमत रहने की प्रवृत्ति तभी पाई जाएगी जब परिवहन लागतों की क्या होगी, अनुपस्थिति होगी।
अगला देखते हैं, अगला क्या है? तो अगला है फर्म कीमत ग्राही और मात्रा समायोजक होती है। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि फर्म तो क्या करती है, उद्योगों में जो मांग और पूर्ति के द्वारा जो कीमतों का निर्धारण होता है उसको केवल क्या करती है, ग्रहण करती है। उसके आधार पर अपनी जो बिक्री की मात्रा है उसका समायोजन करती है। इसीलिए फर्म कीमत ग्राही और मात्रा समायोजक होती है। अगला है यहाँ पर गला काट प्रतियोगिता, कट थ्रॉट कंपटीशन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो समरूप वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। क्रेताओं विक्रेताओं को बाजार की संपूर्ण जानकारी है, क्रेता और विक्रेता अत्यधिक संख्या में है, देख पा रहे हैं सारी विशेषताओं से। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत तगड़ा हो जाता है एक जो दूसरे के ग्राहक लेने का, क्योंकि वस्तु भी वही उत्पादित कर रहा है, उसको पूरी जानकारी भी है क्रेता को। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, अतः इस अवधारणा को गला काट प्रतियोगिता भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम है, आपको ये याद रखना है कि गला काट प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता का दूसरा नाम है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद है पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक धारणा। हमने इसकी सारी विशेषताओं का अध्ययन कर लिया, परिवहन लागतों की अनुपस्थिति, ठीक है, साधनों की गतिशीलता, क्रेताओं विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या, क्रेताओं विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी, गला काट प्रतियोगिता की फर्म जो कीमत ग्राही होती है, मात्रा समायोजक होती है। हमने सारी विशेषताएं देख ली। तो इस विशेषताओं के आधार पर आपने क्या देखा कि ऐसी जो विशेषताएं हैं वो एक्चुअल में पाई ही नहीं जा सकती। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता वास्तव में संभव ही नहीं है। ये केवल क्या है, एक काल्पनिक धारणा है, एक कल्पना है कि ऐसा हुआ तो यदि ये सारी विशेषताओं का अभाव हो जाता है तो पूर्ण में प्रतियोगिता ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आप कह सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, एक काल्पनिक धारणा है। यही यहाँ पर लिखा है कि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं दिखाई ही नहीं देती। यह आदर्शतम स्थिति को दर्शाती है जो वास्तविक और व्यवहारिक जगत में दिखाई नहीं देती। यह आदर्शतम स्थिति है। यदि ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा, किसी भी क्रेता का क्या नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, कंज्यूमर कोर्ट वगैरह के बारे में आपने सुना भी होगा। तो कंज्यूमर का जो राइट है कि उपभोक्ता का कि उसको सारी वस्तुएं मिल पाएँ, कम कीमत पर मिल पाएँ, ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसको मतलब अपने आप ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये एक वास्तविक स्थिति यदि होती तो कितना अच्छा होता। हम भी सोच पा रहे होंगे पूरे बाजार में एक जैसी वस्तुएं एक ही कीमत पर। तो ये एक आदर्शतम स्थिति है जो व्यवहार में पाई ही नहीं जाती है। यदि यह दशाएं अनुपस्थित हो तो प्रतियोगिता पूर्ण नहीं होती। अतः पूर्ण प्रतियोगिता एक क्या है, काल्पनिक अवधारणा है। आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक अवधारणा है जो कि वास्तविक जगत में नहीं पाई जाती। यह एक आदर्शतम स्थिति है। समझ में आ गया? तो बच्चों आज के वीडियो में हमने क्या जाना, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता में भी 3 प्रकार के होते हैं, अल्पाधिकार, द्वयाधिकार और एकाधिकारात्मक। अब इसमें हमने पढ़ा पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में कि किस प्रकार उद्योगों में क्या होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है जिसे कि फर्म अनुसरण करती है और उसी के आधार पर अपनी मात्रा का समायोजन करती है, जिसे हमने सारणी के द्वारा और डायग्राम के द्वारा समझा। तो यहाँ पर फर्म का मांग वक्र कैसा होता है, पूर्णतः लोचदार या क्षैतिज अक्ष के समांतर। फिर हमने पूर्ण प्रतियोगिता की सारी विशेषताओं का अध्ययन किया। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।